नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चयन, ग्राइंडिंग व्हील का चयन। ग्राइंडिंग व्हील को अधिक घिसने से बचाने के लिए उसका चयन सुनिश्चित करना चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील को शीघ्र लोडिंग, ग्लेजिंग और टूरिंग से बचाने के लिए चयन करना चाहिए। सही चयन अच्छी चमक पाने के लिए करना चाहिए। अपना कार्य आसान बनाने के लिए सही चयन करना चाहिए। कार्य की लागत को प्रभावी बनाने के लिए भी सही चयन हमें करना चाहिए। चयन से हमारा अर्थ है सही कार्य के लिए, सही रॉ मटेरियल के लिए और सही कार्य उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए हमें सही ग्राइंडिंग व्हील का चयन करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले और सबसे मूलतः जो ज़रूरी चीज़ है वह है हमारा रॉ मटेरियल। अर्थात अगर हम माइल्ड स्टील का कोई जॉब ले रहे हैं तो उसी के अनुसार हमें ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम कोई एलॉय स्टील, ब्रॉन्ज या ब्रास का रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उसके लिए हमें दूसरा ग्राइंडिंग व्हील चयन करना पड़ता है। इसको हम बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले है हमारा ग्राइंडिंग व्हील को अधिक घिसने से बचाने के लिए। ग्राइंडिंग व्हील, प्रत्येक ग्राइंडिंग व्हील किसी प्रत्येक कार्य के लिए बना होता है। जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया, माइल्ड स्टील पर प्रयोग होने वाला ग्राइंडिंग व्हील उस पर ही अधिक गुणवत्ता से कार्य कर सकता है। वह माइल्ड स्टील पर कार्य करेगा, उसकी चमक अच्छी रखेगा और खुद भी कम घिसेगा। इसलिए कार्य के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन अत्यधिक आवश्यक है, जिससे कि उसमें घर्षण कम हो और हमारा ग्राइंडिंग व्हील कम प्रयोग में आए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ग्राइंडिंग व्हील को लोडिंग, ग्लेजिंग एवं टूरिंग से बचाने के लिए। ग्राइंडिंग व्हील पर अत्यधिक कार्य करने से उस पर लोडिंग, ग्लेजिंग और टूरिंग हो जाती है। इसको सही करने के लिए हमें व्हील की ड्रेसिंग करनी पड़ती है। अगर हम सही कार्य खंड के लिए, जॉब के लिए हम सही ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग नहीं करेंगे तो यह प्रक्रिया हमें अतिशीघ्र करनी पड़ेगी। व्हील पर काफ़ी जल्दी लोडिंग हो जाएगी, उसमें ग्लेजिंग भी जल्दी हो जाएगी और उसमें ट्रूइंग भी आ जाएगी। इन सब से सही करने के लिए हमें दोबारा व्हील को ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। यह प्रक्रिया शीघ्र करने से हमारा ग्राइंडिंग व्हील जल्दी ही खत्म या कंज्यूम हो जाता है और हमें नए ग्राइंडिंग व्हील की आवश्यकता पड़ जाएगी। यह एक खर्चीला काम हो सकता है, इसलिए हमें कार्य शुरू करने से पहले ही उसका चयन निर्धारित कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है अच्छी चमक पाने के लिए। हम ग्राइंडिंग इसीलिए करते हैं कि हमें अपने कार्य पर एक बहुत ही अच्छी चमक यानी सरफेस फिनिश और बहुत ही अच्छी परिशुद्धता के साथ हमारा जॉब तैयार मिले। ग्राइंडिंग का यह सबसे मूल कार्य है, इसलिए हमें शुरुआत में ही यह निर्धारित कर लेना है कि जो हम ग्राइंडिंग व्हील ले रहे हैं क्या वह हमारे मटेरियल को बिल्कुल अच्छी चमक प्रदान कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अपना कार्य आसान बनाने के लिए, जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया, अगर हम शुरुआत में ही ग्राइंडिंग व्हील का चयन सही तरीके से कर ले रहे हैं तो हमें शीघ्र ही अच्छी चमक, परिशुद्धता और सही रॉ मटेरियल पर प्रयोग करने से हमारा ग्राइंडिंग व्हील भी कम प्रयोग होगा। इसलिए
हमारा कार्य भी आसानी से पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हमें चयन का मूल रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आखिरी है कार्य की लागत को प्रभावी बनाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्राइंडिंग व्हील अत्यधिक घिसने से हमें जल्द ही उसका ड्रेसिंग करना पड़ेगा, और यह प्रक्रिया अगर अतिशीघ्र करते रहेंगे तो हमें जल्द ही एक नए ग्राइंडिंग व्हील की जरूरत पड़ जाएगी। यह प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली साबित हो सकती है, अन्य अर्थात हमें शुरुआत में ही सही ग्राइंडिंग व्हील का चयन कर लेना है ताकि हम कार्य को उसकी लागत के अनुसार बना सकें, उसमें अत्यधिक लागत न खर्च करनी पड़े, इसका हमें ध्यान रखना है। चयन की निर्भरता। ग्राइंडिंग व्हील के चयन में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला है स्थिर घटक और दूसरा है अस्थिर घटक। वह घटक माप जिनको यंत्र चालक बदल नहीं सकता उसे स्थिर घटक कहते हैं, जैसे कि कच्चा माल, ग्राइंडिंग मशीन, चमक और सटीकता। आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें तो हम यह समझ सकते हैं, वह घटक जो कि एक यंत्र चालक को पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें स्थिर घटक कहते हैं। इसमें कच्चा माल, जिस रॉ मटेरियल पर यंत्र चालक को कार्य करना है वह बदला नहीं जा सकता। जैसे कि अगर कार्य चालक को माइल्ड स्टील पर कार्य करना है तो उसे माइल्ड स्टील पर ही कार्य करना होगा, उसको मशीन के अनुसार बदलना नहीं पड़ेगा, उसको माइल्ड स्टील पर ही कार्य करना पड़ेगा। ग्राइंडिंग मशीन जैसे कि अलग अलग ग्राइंडिंग मशीन पर हम अलग अलग कार्य को पूरा करते हैं। सरफेस ग्राइंडिंग पर किया जाने वाला कार्य हम टूल एंड कटर ग्राइंडर या फिर सिलिंड्रिकल ग्राइंडर पर पूरा नहीं करेंगे, इसलिए ग्राइंडिंग मशीन को हम बदल नहीं सकते, यह हमारा एक स्थिर घटक है। चमक एक पूर्व में निर्धारित चीज है। कितनी चमक हमें चाहिए यह पहले से निर्धारित होती है, और सटीकता, कितनी परिशुद्धता से हमें जॉब को तैयार करना है यह पूर्व में ही निर्धारित होता है। इसलिए चमक और सटीकता को भी यंत्र चालक बदल नहीं सकता है, उसको चमक और सटीकता को ध्यान में रखते हुए ही शुरुआत में ही ग्राइंडिंग व्हील का चयन कर लेना है। अस्थिर घटक वह घटक माप जिनको यंत्र चालक नियंत्रित कर सकता है उसे अस्थिर घटक कहते हैं, जैसे व्हील की गति, मशीन की स्थिति, यंत्र चालक की कुशलता। अस्थिर घटक वह घटक हैं जो कि यंत्र चालक के कंट्रोल में होते हैं। यंत्र चालक कार्य करते समय इन घटकों को अपने अनुसार बदल सकता है, इन्हें ही अस्थिर घटक कहते हैं। इसमें मूल रूप से सबसे पहले आता है व्हील की गति। किस मटेरियल पे कितनी परिशुद्धता चाहिए या कितनी चमक चाहिए, उस अनुसार व्हील की गति को कंट्रोल किया जा सकता है। मशीन की स्थिति, यह भी यंत्र चालक के हाथ में होता है। कोई भी मशीन किस हालत में है, किस चालू हालत में है, उस पर किस परिशुद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है या वह किस परिशुद्धता के साथ कार्य कर सकती है, यह सब यंत्र चालक को पूर्व में ही मालूम होता है। अपने कार्य के अनुसार यंत्र चालक मशीन पर परिशुद्धता के साथ उसको चेक कर सकता है और निर्धारित मशीन पर ही कार्य प्रारंभ कर सकता है। आखिरी है यंत्र चालक की कुशलता। यंत्र चालक को अपने कार्य में कितनी कुशलता प्राप्त है, आखिरकार इसी पर निर्भर करता है कि हमें जॉब में कितनी परिशुद्धता और कितनी चमक प्राप्त हो रही है। यहाँ
टेबल के फॉर्म में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। घटक और अस्थिर घटक। यहाँ बाएं साइड हमारा स्थिर घटक है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, और दाएं साइड के टेबल में हमारा अस्थिर घटक है जिसको हम कार्य के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे पूर्व में हमने बात की थी ग्राइंडिंग किया जाने वाला मटेरियल। स्थिर घटक हमारा ग्राइंडिंग किए जाने वाले मटेरियल पर निर्भर करता है। अस्थिर घटक व्हील की स्पीड पर निर्भर करता है जिसको हम कम या ज़्यादा कार्य के अनुसार कर सकते हैं। स्थिर घटक में हमारा आता है मटेरियल हटाए जाने की मात्रा। हमें कितना मटेरियल हटाना है उस पर भी स्थिर घटक निर्भर करता है। मटेरियल हमारा हमें दिए गए परिशुद्धता के अनुसार ही हटाना होता है, क्योंकि यह एक ग्राइंडिंग प्रोसेस है। यहाँ पे जो भी जॉब हमें प्राप्त होता है वह पूर्ण रूप में ही शुद्ध होता है। इस पे हमें बहुत ही कम टॉलरेंस मिला होता है जिसके अंदर हमें इसको परिशुद्ध करना पड़ता है, और उसी में हमें इसको सरफेस फिनिश या चमकदार भी बनाना होता है। इसलिए बहुत ही कम मात्रा में हमें मटेरियल हटाना होता है। यह भी एक इसलिए स्थिर घटक है जिसको हम ज़्यादा बदल नहीं सकते हैं। अस्थिर घटक में है वर्कपीस की गति। यहाँ इसका अर्थात है वर्कपीस को किस गति से हमें चलाना है, मशीन को हमें किस गति से चलाना है, उसके बेड को हमें कितना रोटेट करना है, टू एंड फ्रो मोशन करना है, यह अस्थिर घटक में आता है। तीसरा पॉइंट है संपर्क क्षेत्र। ग्राइंडिंग व्हील और जॉब के बीच का संपर्क क्षेत्र निर्धारित होता है। इसको कोई भी यंत्र चालक बदल नहीं सकता है, इसलिए यह एक स्थिर घटक है। अस्थिर घटक में ग्राइंडिंग मशीन की स्थिति। ग्राइंडिंग मशीन किस चालू हालत में है इस पर निर्भर करता है। इसको यंत्र चालक सही भी कर सकता है, और कार्य के अनुसार अगर मशीन सही नहीं है तो मशीन को बदल भी सकता है। अस्थिर घटक में हमारा ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार। जो भी कार्य निर्धारित किया गया है वह जिस मशीन के लिए बना है उसी पे करना पड़ता है। अर्थात अगर सरफेस ग्राइंडिंग का कोई जॉब है तो उसे सरफेस ग्राइंडर पर ही करना पड़ेगा। सिलिंड्रिकल ग्राइंडर का है तो उसे हमें सिलिंड्रिकल ग्राइंडर पर ही पूरा करना पड़ेगा। अस्थिर घटक में है व्यक्तिगत घटक, पर्सनल फैक्टर। इसमें यंत्र चालक की कुशलता एवं जॉब को लगाने का तरीका, जॉब को मशीन पर प्रयोग करने का तरीका, यह सब आता है। पांचवा है स्थिर घटक में चमक और सटीकता। यह हमें पूर्व में निर्धारित होती है। हमें वह निर्धारित चमक और निर्धारित सटीकता लानी ही पड़ती है, इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से इसको स्थिर घटक में रखा जाता है। अस्थिर घटक में यंत्र चालक की कुशलता। अर्थात अगर यंत्र चालक कुशल है तो उसे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। वह निर्धारित चयन किए गए व्हील के अनुसार अपने जॉब को काफ़ी सटीकता से पूरा कर सकेगा। और अगर यंत्र चालक कुशल नहीं है तो सही चयन किए हुए व्हील के साथ भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए यंत्र चालक की कुशलता अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटक है। एब्रेसिव। एब्रेसिव वह चीज़ है जिससे कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील निर्मित होता है। एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। एब्रेसिव को बॉन्डिंग मटेरियल के साथ मिलाने पर ग्राइंडिंग व्हील की संरचना तैयार होती है, जिसको हम निर्धारित आकार देके ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। इसका चयन आवश्यक है। सही एब्रेसिव का चुनाव ग्राउंड किए जाने वाले मटेरियल पर निर्भर करता है।
हमें किस तरीके का ग्राइंड करना है वह केवल और केवल इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके का रॉ मटेरियल उपयोग कर रहे हैं। आगे के पॉइंट्स में समझते हैं। ब्रिटल और हार्ड मटेरियल, पोर्सलेन, सेरेमिक, कास्टिंग्स, चिल्ड आयरन के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। अर्थात सिलिकॉन कार्बाइड एक ग्राइंडिंग एब्रेसिव है। यह एल्युमिनियम ऑक्साइड के मुकाबले थोड़ा कम कठोर होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग हम नरम धातु पे करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग हम कठोर धातु पर करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को ब्रिटल और हार्ड मटेरियल, पोर्सलेन, सेरेमिक, कास्टिंग्स, चिल्ड आयरन के ऊपर प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई भी कठोर ऑब्जेक्ट को ग्राइंडिंग करने के लिए हमें सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव से बने हुए ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नॉन फेरस मेटल्स, ग्रे कास्ट आयरन, टफ और हाई टेंसाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, HSS, टफ ब्रॉन्ज, रॉट आयरन में Al23 एब्रेसिव इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने बताया, हार्ड मटेरियल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, वैसे ही सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम Al2O3 एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, जिसे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। टफ और हाई टेंसाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, HSS, टफ ब्रॉन्ज, रॉट आयरन में Al2O3 का प्रयोग किया जाता है। ग्रेन साइज, एब्रेसिव का इस्तेमाल करने के बाद हम ग्रेन साइज देखते हैं। हमें किस मटेरियल को किस ग्रेन साइज के एब्रेसिव से ग्राइंड करना है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। सॉफ्ट मटेरियल, सबसे पहले सॉफ्ट मटेरियल के लिए कोर्स ग्रेन साइज को इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट मटेरियल अर्थात नरम धातु को ग्राइंड करने के लिए कोर्स ग्रेन साइज का इस्तेमाल किया जाता है। कोर्स ग्रेन मतलब जिसके एब्रेसिव बड़े बड़े होते हैं। एब्रेसिव का साइज इसमें बड़ा होता है। यह 200 से लेकर के 600 तक हो सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा हार्डर मटेरियल। हार्डर मटेरियल के लिए फाइन ग्रेन साइज व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारा मटेरियल कठोर है, हार्ड है, तो उसके लिए हम बहुत ही बारीक ग्रेन साइज के व्हील का उपयोग हम करते हैं। इसके बाद है कोर्स ग्रेन साइज। कोर्स ग्रेन साइज का इस्तेमाल अत्यधिक मेटल हटाने के काम में आता है। कोर्स ग्रेन साइज मतलब बड़े पदार्थ हैं, बड़े एब्रेसिव के दाने हैं, तो उनका इस्तेमाल हम अत्यधिक मेटल को रिमूव करने में करते हैं। फाइन ग्रेन साइज का इस्तेमाल बेहतर चमक और फाइन फिनिश के लिए किया जाता है। बारीक दानों से बने ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल हम बेहतर चमक के लिए और फाइन फिनिश के लिए करते हैं। अर्थात ग्रेन साइज से हम यह आशय निकाल सकते हैं कि मुलायम धातु को ग्राइंड करने के लिए हमें कोर्स ग्रेन साइज की जरूरत पड़ती है। कोर्स ग्रेन साइज अर्थात
बड़े साइज के एब्रेसिव दानों की हमें ज़रूरत पड़ती है। कठोर धातु को ग्राइंड करने के लिए हमें बहुत ही छोटे ग्रेन साइज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें मेटल को ज़्यादा हटाना है, अत्यधिक मेटल को हटाना है, तो हमें कोर्स ग्रेन साइज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमें अच्छी चमक चाहिए होती है तो हमें फाइन ग्रेन साइज का चयन करना चाहिए। ग्रेड ग्रेड अर्थात हमारा व्हील कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, या फिर मीडियम हार्डनेस का है, यह निर्धारित करता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं, हाई हार्ड मटेरियल और अधिक स्ट्रेंथ वाले मटेरियल ग्राइंडिंग व्हील को अधिक प्रतिरोध करते हैं। हार्ड ग्रेड का व्हील इस्तेमाल करने से व्हील जल्द ही ब्लंट हो जाता है। बेहतर परिणाम के लिए ऐसे मटेरियल में अपघर्षक कणों को जल्दी से टूटना और गिरना चाहिए ताकि कणों के नए तेज चेहरे काम करें और वे कभी ब्लंट न हो। जैसा कि यहाँ पहली पंक्ति से निर्धारित है, हार्ड मटेरियल और अधिक स्ट्रेंथ वाले मटेरियल ग्राइंडिंग व्हील को अधिक प्रतिरोध करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हार्ड है और वह मजबूत है, उसे काटने में हमें अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। निर्धारित है कि हार्ड मटेरियल और अधिक स्ट्रेंथ वाले मटेरियल को ग्राइंड करने में ग्राइंडिंग व्हील को भी अत्यधिक प्रतिरोध करना पड़ेगा। हार्ड ग्रेड का व्हील इस्तेमाल करने से व्हील जल्द ही ब्लंट हो जाता है, अर्थात हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करते समय ग्राइंडिंग व्हील की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, जिससे वह जल्द ही ब्लंट हो जाता है। इसलिए बेहतर परिणाम के लिए ऐसे मटेरियल में अपघर्षक कणों का जल्दी से टूटना और गिरना चाहिए ताकि कणों के नए तेज चेहरे काम करें और वे कभी खून न हो। अर्थात हार्ड मटेरियल पर हमें ऐसे ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करना है जिसमें जल्द ही ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव कार्य करते समय टूट जाए और वह ग्राइंडिंग व्हील पर न बैठे, वह गिर जाए। ऐसे व्हील का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सॉफ्ट मटेरियल के लिए हाई या हार्ड ग्रेड यानी अच्छे बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेड को कैपिटल अल्फ़ाबेट द्वारा नामित किया गया है। ग्रेड को अंग्रेजी इंग्लिश के अक्षर ए से जेड तक प्रदर्शित किया जाता है। शुरुआत के अल्फ़ाबेट्स सॉफ्ट ग्रेड और अंतिम के अल्फ़ाबेट्स हार्ड ग्रेड के लिए इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते समय हमारा मटेरियल जल्दी ग्राइंडिंग व्हील पर से एब्रेसिव नहीं टूटना चाहिए ताकि हमें अच्छी चमक मिलती रहे। ग्राइंडिंग व्हील पर से एब्रेसिव तभी जल्दी नहीं टूट सकता है जब वो अच्छे बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। ग्रेड को इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक प्रदर्शित किया जाता है। शुरुआत के अल्फ़ाबेट्स यानी ए से लेकर के एम तक सॉफ्ट होता है और अंतिम अल्फ़ाबेट्स हार्ड ग्रेड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एम मीडियम के लिए होता है, उसके बाद जेड तक हार्डनेस बढ़ती जाती है। स्ट्रक्चर यह दो एब्रेसिव कण के बीच के खाली स्थान वाइड स्पेस को बताता है जो कि कार्य सामग्री पर निर्भर करता है। स्ट्रक्चर दो एब्रेसिव कणों के बीच के खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर हमारा एब्रेसिव आसपास है तो वह एक डेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हम 1 स्क्वायर इंच की कोई जगह लें तो उसमें हमारे
एब्रेसिव के कण अत्यधिक हो जाएंगे अगर वह ग्राइंडिंग व्हील डेंस स्ट्रक्चर का है। अगर उसी 1 स्क्वायर इंच में हमारे दाने बहुत कम हैं, यानी दो एब्रेसिव कणों के बीच में काफ़ी गैपिंग है, दूरी है, और इसीलिए खाली स्थान बहुत ज़्यादा है, उसे हम ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, हार्ड मटेरियल के मामले में चिप का आकार छोटा होता है तथा धातु हटाने की दर भी कम होती है। अगर हम किसी हार्ड मटेरियल को ग्राइंड कर रहे होते हैं तो उसमें चिप का आकार हमारा बहुत ही छोटा होता है और धातु हटाने का जो दर है, कितनी जल्दी से हमारी ग्राइंडिंग प्रक्रिया पूरी हो रही है, कितना ज़्यादा मेटल हम रिमूव कर पा रहे हैं, वह दर बहुत ही धीरे होती है। इसलिए हार्ड सामग्री से चिप को निकालने के लिए घने संरचना के छोटे हिस्से की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर कोई हमारे पास रॉ मटेरियल हार्ड सामग्री का है, उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए हमें छोटे हिस्से की संरचना, घने संरचना की आवश्यकता होती है, यानी हमें एक डेंस स्ट्रक्चर का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए होता है। इसके विपरीत नरम सामग्री के लिए खुली संरचना निर्धारित की जाती है, क्योंकि धातु हटाने की दर अधिक होती है और चिप का आकार भी बड़ा होता है। नरम सामग्री को ग्राइंड करने के लिए धातु हटाने पर चिप बड़ा प्राप्त होता है और जल्दी ही हमारा धातु हट भी जाता है। इसलिए खुली संरचना या फिर ओपन स्ट्रक्चर का हमें ग्राइंडिंग व्हील चाहिए होता है। संरचना को 1 से 15 अंक तक निरूपित किया जाता है। 1 से लेकर के 8 तक डेंस स्ट्रक्चर और 8 से लेकर के 15 तक ओपन स्ट्रक्चर होता है। प्रशिक्षण का सारांश। ग्राइंडिंग व्हील के चयन के लिए उपयुक्त मापदंड समझ सकेंगे। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षार्थी विभिन्न वर्क मटेरियल के लिए उपयुक्त ग्राइंडिंग व्हील का चयन करना सीख सकेंगे। ग्राइंडिंग व्हील के कार्य पद्धति को समझ सकेंगे। अस्थायी और अस्थायी घटक को कंट्रोल करके कार्य की लागत को प्रभावी बना सकते हैं। अगर हम इसको पुनः समझना चाहें तो समझ सकते हैं। हार्ड मटेरियल के लिए सॉफ्ट एब्रेसिव जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। एब्रेसिव के कण फाइन या वेरी फाइन होते हैं। यह सॉफ्ट ग्रेड का व्हील होता है, यानी इसको हम A से लेकर के M तक शो कर सकते हैं। यह व्हील घने संरचना का यानी डेंस स्ट्रक्चर का होता है, जिसको हम 1 से लेकर के 8 तक रूपांतरित करते हैं। उसी के विपरीत सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए हमें हार्ड एब्रेसिव की जरूरत पड़ती है, जैसे कि Al2O3। इसमें ग्रेन का साइज बड़ा होता है, यानी हम कोर्स ग्रेन का उपयोग करते हैं। व्हील हार्ड होता है, हार्ड ग्रेड का व्हील होता है, जिसको हम M से लेकर के Z तक रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक खुली संरचना यानी ओपन स्ट्रक्चर का होता है, जिसको हम न्यूमेरिक 9 से लेकर के 16 तक दिखाते हैं। प्रयुक्त संदर्भ। यह संदर्भ हमने मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी की पॉपुलर पब्लिकेशन से लिया था। इसमें हमने CSTRI कैलकाटा द्वारा मशीनिस्ट ग्राइंडर पर लिखे पेपर से भी सहायता ली है। इसमें निमी लर्निंग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी हमने जानकारी इकट्ठा की है। आज मैंने सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।